अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए रिप्लिकेशंस। आज हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, डीएनए रिप्लिकेशंस का प्रोसेस पढ़ेंगे, डीएनए रिप्लिकेशंस का स्टेप्स पढ़ेंगे और डीएनए रिप्लिकेशंस को समझेंगे। तो डीएनए रिप्लिकेशंस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ टू डॉटर डीएनए new DNA molecules from single parental DNA is called DNA replications। डीएनए रिप्लिकेशंस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर पेरेंटल जो डीएनए होता है वो अपने कॉपी बना रही है, अपने डॉटर्स डीएनए बना रही है। तो इस वजह से हम इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशंस। रिप्लिका का मीनिंग होते हैं टू कॉपी। डीएनए पेरेंटल डीएनए से कॉपीज़ बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि हमारा ग्रोथ फैक्टर के लिए ज़रूरत है डीएनए रिप्लिकेशंस के लिए। मियासिस में भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है और माइटोसिस में भी। तो इस वजह से डीएनए जो है ये बार बार रिप्लिकेट्स हो जाता है और हमारा बॉडी बढ़ रही है। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पर डीएनए रिप्लिकेशंस का प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि डीएनए रिप्लिकेशंस के स्टेप्स देखेंगे, स्टेप्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशंस। डीएनए रिप्लिकेशंस का कितने स्टेप्स है, कितने स्टेप्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है? तो 3 स्टेप्स है। कितने हैं? 3 स्टेप्स। देयर आर 3 स्टेप्स। कौन कौन से हैं? नंबर 1 इनिशिएशन फेज या इनिशिएशन स्टेप्स। दूसरा जो है पॉलीमराइजेशंस, इसको एलोंगेशंस भी कहते हैं पॉलीमराइजेशन को। और थर्ड वन जो स्टेप्स होगा वो हमारा वो होगा टर्मिनेशंस। कौन सा होगा? ये थर्ड वन स्टेप्स होगा टर्मिनेशंस। ठीक है, अब इनिशिएशन फेज क्या है? इनिशिएशन फेज वो मरहला होता है डीएनए रिप्लिकेशंस का जिसके अंदर डीएनए रिप्लिकेशंस के लिए तैयार हो रही है। डीएनए जो रिप्लिकेशंस कॉपी बन रही है उसके लिए जो प्रोसेस शुरू से हो जाता है वो इनिशिएशन फेज होता है। ठीक है, कैसे? यहाँ पर ये एक डीएनए का मॉडल है, ये डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है ये ऐसे ओपन हो जाता है। ठीक है, क्यों ओपन हो जाता है? यहाँ पर मैंने सारे फैक्टर्स मेंशन किया है, लिखा है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक एंजाइम्स होता है जिसको टोपो आइसोमरेज कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। टोपो आइसोमरेज एंजाइम्स, इसको हम जायरेज भी कहते हैं। इस एंजाइम्स का काम ये है कि ये जो डीएनए का ये जो डबल स्ट्रैंडेड है, ये काइल्ड है, इसको क्या करना है? इसको अनजिप करना है, इसको अनवाइंड करना है। ये जो वाइंडेड डीएनए होता है इसको अनवाइंड करना। अब जब अनवाइंड इस तरह हो जाता है तो ये एक स्ट्रैंड ये बन जाता है, दूसरा स्ट्रैंड ये बन जाता है। तो ये किसने बनाया? ये टोपो आइसोमरेज ने बनाया। ठीक है, जायरेज ने बनाया। अब यहां पर ये तो बन गया। अब ये क्या बन गया जी? टेम्पलेट बन गया, एक रिप्लिकेशंस बबल, इसको हम रिप्लिकेशंस बबल कहते हैं। ये जो डीएनए ओपन हो रही है ना, ओपन जो हो रही है और यहां पर ये जो स्ट्रक्चर्स बन जाता है, अब ये क्या है? रिप्लिकेशन बबल है। ये क्या है? रिप्लिकेशन बबल है। अब इस बबल्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स का एक्शंस हो रही है। क्यों एक्शंस हो रही है यहाँ पर? क्योंकि ये इनिशिएशन फेज है ताकि डीएनए का कॉपी बन जाए। उसके लिए यहाँ से रवानगी के लिए एंजाइम्स होना भी ज़रूरी है। कौन कौन से एंजाइम्स और यूज़ होते हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये तो बन रही है, ये रिप्लिकेशन जब बबल बन जाता है तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं मिटता, बॉन्ड नहीं मिटता, सिर्फ डीएनए अनबाइंड हो जाता है, ऐसे खुल जाता है। तो इसके अंदर बॉन्ड फिर भी मौजूद है। जब बॉन्ड मौजूद है तो फिर भी इम्पॉसिबल है कि डीएनए रिप्लिकेट हो जाए। तो उसके लिए, उस बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एक और एंजाइम्स होता है जिसको हम कहते हैं हेलिकेज एंजाइम। क्या कहते हैं? हेलिकेज एंजाइम्स कहते हैं। यहाँ पर ये हेलिकेज एंजाइम्स का प्रॉपर्टी ये होगा, काम ये होगा कि ये इस डीएनए का जो स्ट्रैंड्स होगा ये इसी तरह ये मेल्ट करेगा। क्या करेगा? ऐसे मेल्ट करेगा। जब ये वाला एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म्ड होगी और ये मेल्ट हो जाएगा, इस तरह ये आगे फॉरवर्ड मूव करेगा और ये मेल्ट होता जाएगा। इसके दरमियान में बॉन्ड टूटता जाएगा। अब यहाँ पर जब बॉन्ड टूट जाता है तो ये क्या बन जाता है? अब ये ऊपर वाले ये भी इस तरह बन जाता है। ये बॉन्ड ख़त्म हो गया ना। अब न्यूक्लियोटाइड दरमियान में जो बॉन्ड था वो तो टूट गया। अब यहाँ पर ये वाला भी
इसको भी हम रिप्लिकेशंस बबल कहते हैं, और इसको भी, ये रिप्लिकेशन बबल है लेकिन ये क्या हो गया, अब क्या बन गया, अब ये टेम्पलेट एज अ टेम्पलेट बन गया। ये स्ट्रैंड्स भी एज अ टेम्पलेट काम कर रही है, यहाँ पर ये स्ट्रैंड्स भी एज अ टेम्पलेट काम कर रही है। अब ये टेम्पलेट बन गया। टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट उस सांचे को कहते हैं जो कि साइट प्रोवाइड करे न्यू स्ट्रैंड्स फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पर बाउंड नहीं है, जब बाउंड नहीं है तो यहाँ पर ये टेम्पलेट का काम करेगा। क्यों टेम्पलेट का काम करेगा कि यहाँ पर क्या बनेगा, न्यू स्ट्रैंड्स बनेगा। अब ये तो हो गया, अब ये इस तरह टेम्पलेट बन रही है। अब टेम्पलेट के ऊपर यहाँ पर एसएसबी प्रोटीन्स का भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये आपस में फिर जोड़ ना जाए, आपस में फिर जोड़ ना जाए। उसके लिए यहाँ पर एक और एंजाइम्स है जिसका नाम है एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये आके और इस स्ट्रैंड्स के ऊपर भी ऐसे जुड़ जाता है और इस स्ट्रैंड्स के ऊपर भी ऐसे जुड़ जाता है, तो फिर ये एक दूसरे को अटैचमेंट से रोक देता है, ऐसे पकड़ लेता है। ये एंजाइम से ये इधर इसको पकड़ लेता है, ये एंजाइम इधर इसको पकड़ लेता है, तो ये इस तरह नहीं होने देता है ताकि ये एक दूसरे के साथ दोबारा जुड़ ना जाए। तो ये एसएसबी का काम है कि ये एक दूसरे से अलग करे, अलग रखे, ठीक है। अलग रखने के लिए एसएसबी का यहां पर यूज हो रही है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट बन रही है जहाँ से ये रिप्लिकेशंस बबल बन रही है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे क्लोज हो रही है, ये जो ओपनिंग पॉइंट है यहाँ से जिधर से शुरू हुआ है ये प्रोसेस, तो उस पॉइंट को हम रिप्लिकेशन फोर्क का नाम देंगे। एक फोर्क यहाँ पर भी बन रही है और एक फोर्क यहाँ पर भी बन रही है। ये देखो रिप्लिकेशन फोर्क, ये वाला पॉइंट क्या होगा, फिर रिप्लिकेशन फोर्क होगा, ठीक है। अब जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट लेता है, यहाँ जिधर से स्टार्ट लेता है उस पॉइंट को भी हम ओरी पॉइंट कहते हैं। जिधर से रिप्लिकेशन, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रैंड होगा ना, अनवाइंडेड स्ट्रैंड्स होगा, लेकिन जिधर से ये अनवाइंड हो जाएगा, वो अनवाइंड जिधर से हो रही है उस पॉइंट को हम ओरी पॉइंट का नाम देंगे, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोक्रियाट्स, यूक्रियाट्स के अंदर फिर डिफरेंट में भी मैनी ये ओरी पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर रिप्लिकेशन साइट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोक्रियाट के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम ओरी पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा भी है, टोपो आइसोमरेज अनवाइंड द डबल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डबल स्ट्रैंड जो होते हैं उसको अनवाइंड कर देते हैं इस तरह। और हेलिकेज का काम क्या है, हेलिकेज मेल्ट द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स। इस स्ट्रैंड्स और इसके दरमियान में जो बॉन्ड बन जाता है वो तो हाइड्रोजन होता है, लाजमी बात है हाइड्रोजन होता है। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूट जाता है वो इस हेलिकेज एक्टिविटी की वजह से टूट जाता है। अब यहाँ पर ये इनिशिएशन फेज में ये एंजाइमेटिक मशीनरी आके अटैचमेंट भी हुआ और इसको रिप्लिकेशन फोर्क भी बनाया, रिप्लिकेशन बबल भी बनाया, टेम्पलेट भी बनाया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट फेज की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ये तो इनका काम तो हो गया, तमाम हो गया। नेक्स्ट फेज हमारा क्या है, वो है हमारा पॉलीमराइजेशन। क्या प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन। मर्ज मीन पार्ट्स। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पॉलीमराइजेशन कौन सा होगा, पॉलीमराइजेशन 3, सॉरी ये तो एंजाइम का मैंने बात किया, पॉलीमराइजेशन बन रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम एलांगेशंस भी कहते हैं, एलांगेशंस की, ठीक है। किस तरह एलांगेशंस अब इस स्केच से हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ से ये रिप्लिकेशन फोर्क मैंने ये बनाया है, ये एक सिंगल रिप्लिकेशन फोर्क है ये, ठीक है। यहाँ से दूसरा मैंने नहीं बनाया है, लेकिन एक साइड का रिप्लिकेशन फोर्क मैंने बनाया है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके इसके ऊपर, ठीक है। अब यहां पर बच्चों ये देखो, ये रिप्लिकेशन फोर्क है, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, ये रिप्लिकेशन फोर्क है। अब यहां पर ये जो स्ट्रैंड्स होगा ये 3 to 5 प्राइम होगा, और यहां पर ये स्ट्रैंड्स कौन सा होगा, ये 5 to, यहां पर ये क्या होगा जी, ये 5 to 3 होगा, ये 5 to 3 होगा, ठीक है। 5 यहां पर, 3 यहां पर 3 to 5 डायरेक्शन।
इसका स्ट्रैंड्स का डायरेक्शंस होगा। अब यहाँ पर पॉलीमराइजेशंस में एक एंजाइम्स इन्वॉल्व हो जाता है जिसको हम कहते हैं प्राइमेज। क्या नाम देते हैं? प्राइमेज देते हैं। और इस प्राइमेज का काम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है। किस चीज़ के लिए? इस प्रोसेस के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है? कि यहाँ पर अटैचमेंट के लिए एक प्राइमर का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी अटैचमेंट के लिए एक प्राइमर का होना भी ज़रूरी है। प्राइमर क्यों ज़रूरी है? ताकि फर्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो आके यहाँ पर अटैच्ड हो जाए। जब अटैच्ड हो जाए तो उससे फिर चेन ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो यहां पर जो प्राइमर होगा तो प्राइमर एक्ट एज पॉलीमराइजेशंस का इनिशिएशन में काम करेगा। किस तरह? यहाँ पर ये एक प्राइमर है ये, और प्राइमर में हमेशा याद रखना एमसीक्यूज के लिए कि प्राइमर के हमेशा अंदर न्यूक्लियोटाइड के नंबर 9 to 12 होते हैं। 9 to 12 न्यूक्लियोटाइड का डिज़ाइंस होता है प्राइमर। और प्राइमर जो होता है, फर्ज कर ये एक प्राइमर है ये, और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड इस तरह, न्यूक्लियोटाइड तो आप लोगों ने देखा होगा, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ पर इसका क्या होगा जी? यहाँ पर इसका फास्फेट ग्रुप होगा, यहाँ पर OH ग्रुप होगा। अब ये फास्फेट यहाँ पर अगर प्राइमर के साथ ये अटैच्ड हो जाए तो ये प्राइमर के साथ अटैच्ड हो गया। अब ये वाला यहाँ से भी एक साइड प्रोवाइड हो रही है OH इस फास्फेट से, और OH यहाँ पर भी है, कार्बन नंबर 3 पे भी, कार्बन नंबर 5 पे भी। अब ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा ये फ्री एंड प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट यहाँ पर एडेनिन, ये मैंने न्यूक्लियोटाइड बनाया है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड की अटैचमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर प्राइमर का काम ये है कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को आके यहाँ पर अटैचमेंट करे ताकि ये चेन स्टार्ट हो जाए। एक न्यूक्लियोटाइड का हमेशा प्राइमर का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? प्राइमर डायरेक्शंस ऑलवेज फ्रॉम 5 to 3। डायरेक्शंस उल्टा हो जाता है, 5 to 3 डायरेक्शंस होता है प्राइमर का, हमेशा 5 to 3 डायरेक्शंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 to 3 डायरेक्शंस का क्या मतलब है ये हम समझाएंगे इधर से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर प्राइमर का एक्टिविटी तो हमने बता दिया कि प्राइमर का काम ये है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर ऐड करना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एंजाइम्स होगा प्राइमर के बाद वो होगा DNA पॉलीमरेज 3। कौन सा एंजाइम होगा? DNA पॉलीमरेज 3 एंजाइम्स होगा। अब ये वाला जो एंजाइम्स है DNA पॉलीमरेज 3, इसका काम ये है कि ये क्या बनाए? ये इलांगेशन करे, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की एडिशंस करे और स्ट्रैंड्स बनाए जाए। इसका काम ये है कि ये स्ट्रैंड्स बनाया जाए ताकि कॉपीज बन जाए। हमें डॉटर DNA चाहिए, तो वो DNA के मेन रोल जो प्ले करते हैं बनाने में वो DNA पॉलीमरेज 3 एंजाइम्स है। ठीक है, अब यहाँ पर DNA पॉलीमरेज, ये देखो ये डॉट से मैंने शो किया है, इसलिए किया है कि यहाँ से ये एडिशन शुरू करता है एक न्यूक्लियोटाइड का इस तरह। तो ये DNA पॉलीमरेज का एक्टिविटी है, ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है और स्ट्रैंड्स बन जाता है। अब यहाँ पर स्ट्रैंड तो बनते हैं लेकिन 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। एक स्ट्रैंड्स यहाँ से इस डायरेक्शन पे बन जाता है, ये देखो ये डायरेक्शन देखो, ये मैंने ये कहा है कि प्राइमर का डायरेक्शंस 5 to 3 होता है, तो ये 5 to 3। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो नीचे क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या होगा? फिर 5 होगा तो नीचे 3 होना चाहिए, क्योंकि प्राइमर का डायरेक्शंस ये है। तो प्रॉक्सिमिटी तो उससे होना चाहिए फिर ना, एक दूसरे के प्रॉक्सिमिटी में आना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर 5 to 3 डायरेक्शंस में ये प्राइमर इस डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा यहाँ पर इस स्ट्रैंड्स के ऊपर, और ये स्ट्रैंड्स बनेगा लीडिंग स्ट्रैंड्स। क्या कौन सा स्ट्रैंड बनेगा? लीडिंग स्ट्रैंड्स बनेगा। अब यहाँ पर ये स्ट्रैंड्स को दूसरा नाम भी हम देते हैं कंटिन्यूस स्ट्रैंड्स। क्या नाम देते हैं? कंटिन्यूस। क्यों कंटिन्यूस कहते हैं? कि यहाँ पर एक प्राइमर इस चेन के लिए काफी है, पॉलीमराइजेशन के लिए, इस स्ट्रैंड का पॉलीमराइजेशन के लिए एक प्राइमर काफी होता है। और वो प्राइमर कहाँ से लग जाए तो वो प्राइमर्स फ्री न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। उस न्यूक्लियोटाइड से फिर ऑटोमेटिकली चेन बन जाता है, कोई भी ब्रेक नहीं होते हैं दरमियान में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शंस इस तरफ है।
अब यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ से ओपन हो रही है, उस तरफ जा रही है, डीएनए ओपन हो रही है उस तरफ। जब उस तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से ये वाला ये ओपन हो रही है तो ये भी इसके साथ साथ जा रहा है, इस तरह है ना। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर डायरेक्शन उल्टा है, ये स्टैंड में, उस स्टैंड में डायरेक्शंस क्यों उल्टा है? क्योंकि प्राइमर का डायरेक्शन 5 to 3 होता है, तो यहाँ पर 3 है तो ऊपर 5 तो यहाँ पर होना चाहिए, फिर तो यहाँ पर 5 है तो ऊपर 3 होना चाहिए, तो डायरेक्शंस इस तरफ होगा ना। जब डायरेक्शन इस तरफ होगा तो न्यूक्लियोटाइड का डायरेक्शंस भी इस तरफ ऐड होता जाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का डायरेक्शंस भी इस तरफ होगा। जब इस तरफ होगा और डीएनए उस तरफ खोल रहे, उस तरफ डीएनए अनजिप हो रहे और ये इसका डायरेक्शंस इस तरफ है तो अपोजिट डायरेक्शंस होगा। जब डायरेक्शंस अपोजिट होगा यहाँ पर तो यहाँ पर स्पेस बन जाता है। ये वाला डायरेक्शन तो उसके साथ साथ जा रहा है और ये वाला डायरेक्शंस तो यहाँ पर, फिर ये प्राइमर यहाँ पर लगा है, ये प्राइमर है, तो ये जो प्राइमर है इसके ऊपर यहाँ पर ये यहाँ तक खुल गया तो यहाँ पर और प्राइमर की ज़रूरत है ना, और प्राइमर की ज़रूरत है, तो और प्राइमर आके यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा। जब और प्राइमर आके अटैच्ड हो जाएगा फिर भी इसी तरह से अपने बहुत सारे प्राइमर्स ये जो स्ट्रैंड्स है ये डिसकंटिन्यूज या लेगिंग, इसको हम लेगिंग स्ट्रैंड्स भी कहते हैं, इसको हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं, इसको हम डिसकंटिन्यूज स्ट्रैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, ओकाज़ाकी इसलिए कहते हैं कि ये वाला जो स्ट्रैंड्स है इसके अंदर ये प्राइमर्स को फाइंड आउट किया था ओकाज़ाकी साइंटिस्ट ने। उसने ये कहा था कि यहाँ पर जो प्राइमर होते हैं उसके दरमियान में गैप बन जाता है और वो उस गैप की वजह से डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बन जाता है, तो उस स्ट्रैंड्स को अपना नाम दिया ओकाज़ाकी स्ट्रैंड्स या ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। अब यहाँ पर बहुत सारे प्राइमर्स की ज़रूरत है स्ट्रैंड्स के लिए, ठीक है, ताकि यहाँ पर अब ये प्राइमर इसका, अब ये देखो ये प्राइमर बन गया है, अब यहाँ पर ये प्राइमर बन गया है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को एडिशंस करने के लिए प्राइमर और भी होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने ये कहा है कि प्राइमर का काम ये है कि वो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को अटैच करे ताकि बॉन्ड बनना शुरू हो जाए, चेन बनना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड फिट करने के लिए फिर नेक्स्ट प्राइमर का भी ज़रूरत होगा और वो प्राइमर आके यहाँ पर भी अटैच्ड हो जाएगा। इसी तरह ये हर एक प्राइमर्स के दरमियान में गैप होता जाएगा, बनता जाएगा तो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा। सही है, क्लियर हो गया ना? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि ये इंशाल्लाह क्लियर होगा आप लोगों को। इसके बाद अब यहाँ पर ये स्ट्रैंड्स, अब इसका क्या है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड किधर से आते हैं, यहाँ पर अटैचमेंट हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं तो खाना खाने से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शंस हो रही है और उस अब्जॉर्प्शंस के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उस न्यूट्रिएंट्स से यहाँ पर साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जब जाता है तो साइटोप्लाज्म्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ये थायमीन हो गया, साइटोसिन्स हो गया, एडेनिन, गवानोसिन, सॉरी ये बेसिस नहीं है, न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड फिर एक एक यहाँ से आके और यहाँ पर फिट हो जाता है, यहाँ से आके यहाँ पर फिट हो जाता है। डीएनए पॉलीमरेज का काम ये है कि यहाँ से उठाओ, यहाँ पर फिट करो। इस स्ट्रैंड्स के डायरेक्शंस पे डीएनए पॉलीमरेज भी इस डायरेक्शन पे जाता है और इस डायरेक्शन पे आता है और इस डायरेक्शन पे जाता है, तो एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है और न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म से ही मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर बच्चों ये तो रिप्लिकेशंस यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, डिसकंटिन्यूस भी बताया, लेडिंग भी बताया, लीडिंग भी बताया। अब यहाँ पर बच्चों एसएसबी प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट है इसके ऊपर, ताकि ये एक दूसरे के करीब ना आ जाए और काफ़ी खैरियत से बन जाए। तो उस वजह से यहाँ पर एसएसबी भी कमांडो की तरह ऐसे खड़े हुए हैं, इसलिए खड़े हुए हैं कि ये एक दूसरे के करीब ना जाए, नहीं छोड़ते हैं आसानी से। ठीक है, तो नहीं छोड़ते, पुलिस खड़े हैं तो ये एक दूसरे से फिर मिल नहीं सकते। तो इसी तरह यहाँ पर एक डीएनए इधर से बनेगा, एक डीएनए इधर से बनेगा, तो 2 डीएनए बन जाएगा। एक डीएनए से कापी बन रही है ना, अब ये देखो कापीज बन रही है, एक डीएनए इधर से बनेगा, एक डीएनए इधर से, तो 2 डीएनए बनेगा। ठीक है, इस हम पढ़ेंगे इधर से। अब यहाँ पर बच्चों ये एक एंजाइम्स और होता है, यहाँ पर अब पॉलीमरेज ने काम किया,
यहाँ पर एक कंटिन्यूस चेन बना, एक डिसकंटिन्यूस बना। इसके बाद फिर यहाँ पर एक और एंजाइम्स होता है जिसका नाम होता है प्रूफ रीडिंग एंजाइम। क्या नाम होता है? प्रूफ रीडिंग। अब ये प्रूफ रीडिंग यहाँ पर ये प्रूफ रीडिंग एंजाइम्स है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये इस स्ट्रैंड्स के ऊपर चक्कर लगाए ताकि कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड तो ऐड नहीं हुआ है। अगर रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है पॉलीमरेज के अंदर तो उस रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड को ये वाला एंजाइम जो है ये करेक्ट न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेसमेंट करते हैं उसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रूफ रीडिंग एंजाइम जो होता है ये करेक्शंस के लिए यूज होते हैं। किस प्रोसेस के लिए यूज होते हैं? करेक्शंस के लिए। तो अब ये किस प्रोसेस के लिए? करेक्शन के लिए यूज होते हैं। कौन से एंजाइम्स? प्रूफ रीडिंग एंजाइम्स। अब यहाँ पर प्रूफ रीडिंग एंजाइम्स इसके ऊपर भी चक्कर लगाएगा और इस स्ट्रैंड्स के ऊपर भी चक्कर लगाएगा। अगर इसलिए लगाएगा कि कोई मिस या न्यूक्लियोटाइड मिस तो नहीं हुआ है या न्यूक्लियोटाइड तो रॉन्ग ऐड तो नहीं हुआ है। उस न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस वाइज करेक्ट न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेसमेंट करने के लिए प्रूफ रीडिंग एंजाइम्स चक्कर लगाते हैं, इस स्ट्रैंड के ऊपर भी, इस स्ट्रैंड के ऊपर भी। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट फेज के अंदर आएंगे, टर्मिनेशन। अब बच्चों टर्मिनेशन क्या है? टर्मिनेट करना, खत्म करना। अब यहां पर पॉलीमरेज तो हो रही है ना, ये तो पॉलीमराइजेशन हो गया, एलांगेशन बस बन रही है डीएनए। यहां पर एक एंजाइम्स है जिसका नाम है लाइगेज। क्या नाम है? लाइगेज। अब यहाँ पर पॉलीमराइजेशंस के अंदर ये कंप्लीट हो रही है ना, डिसकंटिन्यूस चेन बन रही है। अब यहाँ पर बच्चों एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम होता है लाइगेज एंजाइम्स। क्या नाम होता है? लाइगेज। लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। लाइगेज का काम क्या है? लाइगेज फॉर्म द बॉन्ड बिटवीन द OH ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एट कार्बन नंबर 3 with the phosphate group of next nucleotide at carbon number 5 and form continuous strands। अब यहाँ पर बच्चों ये लाइगेज का एक्टिविटी ये है कि ऊपर से एक लाइगेज एंजाइम्स है, ये लाइगेज है, तो ये आके इस यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बन रही है ना, डिसकंटिन्यूस, उसको कंटिन्यूस करने के लिए न्यूक्लियोटाइड को के दरमियान में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाना। लाइगेज का काम ये होता है कि ये दो यहाँ पर प्राइमर के दरमियान में न्यूक्लियोटाइड का गैप होता है, तो उस गैप को फिल करने के लिए लाइगेज एंजाइम्स होता है। और लाइगेज एंजाइम्स का काम, एक्टिविटी ये है कि ये इसके दरमियान में जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो बॉन्ड बना देता है। जब बॉन्ड बना देता है तो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड से कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन जाता है। ठीक है। और इसी तरह ये कंप्लीट हो जाता है रिप्लिकेशन। ये कौन सा? ये पॉलीमराइजेशंस। ठीक है। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है, टर्मिनेशंस होता है। टर्मिनेशंस क्या है? जो टर्मिनेट होना, डीएनए रिप्लिकेशंस का एक हद तक होना चाहिए, उसके बाद फिर ये टर्मिनेट हो जाता है, 2 कापीज बन जाते हैं। तो टर्मिनेशंस के लिए जो एंजाइम्स यूज होते हैं यहाँ पर एंड करने के लिए पॉलीमराइजेशन डीएनए रिप्लिकेशन के लिए, वो कौन सा एंजाइम्स होता है? डीएनए पॉलीमरेज 1। अब यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 1 का क्या काम है और ये किस तरह इसको टर्मिनेट कर देता है? तो इट टर्मिनेट द रिप्लिकेशंस बाय रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमर टू न्यूक्लियोटाइड, डीएनए न्यूक्लियोटाइड। अब इसका काम ये है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 का कि ये न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस करे प्राइमर को रिप्लेस करे किस चीज़ से? न्यूक्लियोटाइड से। प्राइमर को रिप्लेस ख़त्म कर देते हैं और न्यूक्लियोटाइड को उसी जगह पे अटैच कर देते हैं। जब न्यूक्लियोटाइड प्राइमर ख़त्म हो जाता है तो प्राइमर जब नहीं होता है तो टर्मिनेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि एलांगेशंस के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है? प्राइमर का। और प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है ये प्राइमर को हटा देता है और उसकी जगह न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देते हैं। तो उस वजह से प्राइमर जब चला जाता है, रिप्लेसमेंट प्राइमर का हो जाता है, तो यहाँ से टर्मिनेशंस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है फिर। ठीक है। जब ख़त्म हो जाता है तो एक कापी ये बन गया डीएनए का और एक कापी ये बन गया। तो इसी तरह ये जो डीएनए रिप्लिकेशंस का टॉपिक था ये इसी तरह ख़त्म हो गया, एंड तक पहुँच गया।
तो इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब करना